दोस्तों ये कहानी है मेरी आशिकी अब तुम ही हो का पार्ट 3। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अरमान, निशा और सिया तीनों घर आने के लिए निकल गए पटना सिटी से। सिया को बुखार आ रहा था, ऑटो में थोड़ा बढ़ गया। अरमान दवा लिए था तो सिया को दिया खाने के लिए। ऑटो चल रही थी। निशा सिया दोनों काफ़ी उदास थी। सिया दी काश पहले आकर नानी माँ से लिपट कर उनसे अपनी सारी बातें कह पाती। वो हम दोनों को बुला रही थी लेकिन हम दोनों ही नहीं गए। काश पता होता मुझे कि नानी माँ हम सबको छोड़कर चली जाएंगी। इतना कहकर सिया रोने लगी। अरमान सिया के पास ही बैठा था। अरमान, सिया जी आप चुप हो जाइए। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया में जो भी आया है एक दिन सबको जाना ही पड़ेगा। ऑटो जैसे ही हाईवे के पास आती है वहाँ ट्रैफिक लगा रहता है। निशा भी काफ़ी उदास थी, रो रही थी। सिया का भी वही हाल था। धीरे धीरे करीब 1 घंटे बीत चुके थे। ऑटो में ही सिया को आंख लग गई। अरमान के कंधे पर सिर रखकर सो गई। निशा भी किसी गहरी सोच में डूबी थी। सिया को सपना आया जैसे कोई उसे बुला रहा हो। सिया, राज राज तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज़ वापस लौट आओ मेरे पास। अरमान सोच रहा था। फिर से सिया ने राज का नाम लिया। आखिर है कौन ये राज? सिया, सिया जी उठिए। सिया को पकड़ के झकझोरते हुए उठाता है। निशा, क्या हुआ? भाभी, सिया जी किसी राज को आवाज़ दे रही थी। मत जाओ रात मुझे छोड़कर, प्लीज़ आप वापस लौट आओ। निशा ये सुनकर हैरान हो गई। माथे पर पसीना आने लगा। सिया को फिर से वही पुराने यादें सपना आया। पता नहीं कब भूल पाएगी राज को। मन में सोच रही थी, भाभी ये राज कौन है? निशा, कोई नहीं, शायद कोई मूवीज़ देखी होगी। परेशान होते हुए बोलती है। अरमान समझ गया कि भाभी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। सिया के चेहरे पर पानी का फुहारा दिया। अरमान तब जाकर सिया अपना आँख खोलती है। क्या हुआ दी, आप परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, तुम आराम करो। 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद ट्रैफिक कंट्रोल हुआ और सभी वाहनों को जाने दिया गया। अरमान घर पहुंचने तक सिर्फ राज के बारे में सोचता रहा। घर जाकर ही पता चलेगा शायद ये राज कौन है। घर पहुंचे। सिया बहुत कमज़ोर लग रही थी, खुद को संभाल नहीं पा रही थी। ऑटो वालों को किराया देकर सिया को पकड़कर घर के अंदर ले गया। ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। निशा गार्डन में ही बैठकर रो रही थी। तभी अरमान वहां आया। भाभी खुद को संभालिए, हिम्मत रखिए और अंदर चलिए। निशा को भी अंदर लेकर आया। अरमान दोनों के लिए फ्रिज से निकाल कर जूस लेकर आया। सुबह से आप दोनों कुछ नहीं खाए पिए। आप दोनों प्लीज़ कम से कम जूस तो पी लीजिए। दोनों जूस पीने से इनकार कर देती हैं लेकिन अरमान के समझाने पर पी लेती हैं। अरमान जी, आप भी तो कुछ नहीं खाए पिए हैं, आप भी पी लीजिए जूस। जी नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, जिद मत कीजिए, चुपचाप जाइए और जूस पी लीजिए। अरमान भी अपने लिए जूस लाया। तीनों पी रहे होते हैं तभी अचानक बेहोश हो गई निशा। सुबह से कुछ नहीं खाने से शरीर में कमजोरी आ गई थी। पानी के फुहारे देने पर निशा को होश आया। अरमान, भाभी आप ठीक हो? अरमान, आप जाकर आराम कीजिए भाभी, मैं सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दूंगा। निशा, नहीं, आप बैठो, कुछ बना कर लाती हूँ खाने के लिए। अरमान, भाभी आप आज आप आराम करो, मैं बना देता हूँ। वैसे भी आप इस हालत में नहीं हो कि काम करो। इतना कहकर किचन में चला गया। अरमान जब किचन में गया तो समझ में नहीं आ रहा था उसे कि क्या बनाऊं। कुछ देर सोचा, फिर सामने देखा कि डिब्बे में पास्ता रखा है। अरमान, ये सही रहेगा, जल्दी बन भी जाएगा। निशा, अरमान जी आऊँ क्या मैं? अरमान, नहीं भाभी, बस हो गया, आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ, आप आराम करो भाभी। अरमान पास्ता बना कर लाया। सिया और निशा को निकाल कर दिया और खुद भी खाया। रात के 12 बज चुके थे। सिया, दीदी आज आपके पास साथ में सोना चाहती हूँ। निशा, कोई बात नहीं, चलो तुम, मैं आ गई। निशा, अरमान जी आप ऊपर किसी भी रूम में सो जाइए। अरमान, जी ठीक है भाभी, मैं ऊपर चला जाता हूँ। अरमान बहुत खुश हुआ कि निशा भाभी बोली हैं कि मैं ऊपर के किसी भी रूम में जाकर सो जाऊँ। अंदर ही अंदर खुश था कि चलो अच्छा हुआ, मैं अब सिया के रूम को अच्छे से ढूंढ सकता कि ये राज कौन है। बहुत ढूंढने के बाद कुछ नहीं मिला। कुछ देर रुक कर सोचता है कुछ क्यों नहीं मिल रहा सिया के रूम में।
जब से ढूंढ रहा, आखिर ये राज कौन है? सिया बार बार नाम क्यों लेती है? एक बार फिर से ढूंढना शुरू करता है, तब जाकर उसे एक पेज पर लिखा कुछ मिलता है। पेज खोलकर देखा तो राज राज लिखा मिलता है। उसके मन में और शक यकीन में बदल रहा था। ध्यान से देखा तो वो पेज डायरी का था। तब जाकर अरमान फिर से पूरे रूम को देखा, शायद डायरी ढूंढ रहा था। बहुत ढूंढा, लगभग 1 घंटा हो गया, परंतु कोई भी डायरी नहीं मिला। बहुत परेशान हो रहा था और घर का सारा कोना कोना छान लेता। बहुत ढूंढने के बाद भी अरमान को सिर्फ डायरी के एक पन्ना ही अरमान के हाथ लगता है। अरमान के दिमाग में बस राज राज नाम का ही आवाज़ गूंजता है। आखिर सिया कहाँ छुपा कर रखी होगी डायरी? मुझे मिल क्यों नहीं रहा? लगभग रूम का मैंने हर कोना छान मारा, पर एक पन्ने के अलावा कुछ नज़र आया ही नहीं। ये राज कौन होगा? आखिर भाभी भी राज का नाम सुनकर काफ़ी हैरान और परेशान क्यों थी? काफ़ी रात हो चुका है, अब मुझे सोना चाहिए। कल घर के लिए भी निकलना है मुझे। कल सुबह उठकर एक बार फिर कोशिश करूँगा कि वो डायरी मुझे मिल जाए। अभी मुझे सोना चाहिए। अरमान रूम में चला गया और बेड पर लेट गया। सोने की बहुत कोशिश करता, पर सो नहीं पा रहा था। जब भी आंखें बंद करता, सिया का वो मासूम से चेहरे पर दर्द दिखता और उसके मुंह से वो आवाज़ सुनाई देता, राज तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, वापस लौट आओ फिर से मेरी ज़िंदगी में। अरमान कभी उठकर खिड़की के पास जाता तो पूरे रूम में ठहरता। बस अरमान वो डायरी के पन्ने पर लिखा राज जो खून से लिखा था उसे सोचता। निशा कैसे भी मुझे सिया को सुला देती दवा खिलाकर, परंतु वो खुद जगी थी, रो भी रही थी। एक तो नानी माँ के जाने का गम और दूसरी तरफ सिया की बिगड़ती तबीयत। पिछले गुजरे दिनों की कुछ तस्वीर निशा देख रही थी, अपनी और नानी माँ की। नानी माँ के तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही थी। रोते रोते निशा को आंख लग जाती है। तभी अमित निशांत के फ़ोन से सिया को हाय का मैसेज करता है। आप कैसी हो? सुनकर काफ़ी बुरा लगा मुझे कि आपकी नानी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। काश मैं भी उनसे मिल पाता। अचानक निशा की आंखें खुल जाती हैं। जब फ़ोन वाइब्रेट किया तो निशा मैसेज देखी तो निशान का आया था, जबकि निशान के फ़ोन से अमित मैसेज करता है। निशान तो हॉस्पिटल में एडमिट था। निशा जी मैं ठीक हूँ, आप कौन? निशान जी हो? उधर से जवाब आया, जी मैं निशांत ही हूँ। आपको कैसे पता चला कि मेरी नानी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? ओ मैं तो बताना भूल गया था, मुझे अरमान मैसेज किया था और सब कुछ बता दिया। क्या क्या हुआ? ओ अच्छा। अमित निशा से तो निशान की जगह उससे बातें कर रहा था, परंतु दूसरी तरफ ये भी सोच रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ निशा जी से ऐसे निशान के बारे में छुपा कर। लेकिन अभी कर भी क्या सकते हैं? अभी इतनी मुश्किल घड़ी में है, मैं अभी नहीं बता सकता कुछ भी। अच्छा हुआ कि मैं निशांत का फ़ोन चेक कर लिया, वरना मैं तो ना अरमान के मैसेज का रिप्लाई करता और निशा जी से उनका दर्द बांट पाता, वरना कोई नई मुसीबत आ जाती। अमित निशा के अनुसार, निशांत आप अभी तक सोई नहीं थी? जी नहीं सोई हूँ, अब परेशान थी इसलिए सो नहीं पा रही थी। मैं टेंशन लेने से प्रॉब्लम कम हो जाएंगे क्या? निशा नहीं। निशांत जी तो आप टेंशन क्यों ले रही? प्लीज़ सो जाओ, आप कल बात करते हैं। इतना बोल अमित फ़ोन ऑफ कर दिया। काफ़ी घबरा भी रहा था। निशा फ़ोन हाथ में लिए ही सो गई, मैसेज देखी भी नहीं। अरमान उस डायरी के लिए बेचैन हो रहा था, कब सुबह हो कि मैं एक बार जाकर फिर से ढूंढूं। अरमान सो गया। अचानक उसकी आंखें 5 बजे खुली। तभी दौड़ते हुए सिया के रूम में गया। उसकी नज़र बेड के नीचे गिरी पन्ने पर गई। इसमें लिखा था, राज तुम आए और मेरी ज़िंदगी में एक खूबसूरत एहसास बन के मुझे छोड़ गए बेसहारा समझ के। आई मिस यू राज। अरमान पढ़ लिया और सोचता है, कल तो ये पेज नहीं था, परंतु ये कहाँ से आ गया? इसका मतलब कोई डायरी मेरे उठने से पहले कोई इस रूम में आया था और डायरी खोलकर देखा होगा, तभी ये पन्ना गिर गया होगा। खिड़की के पास अरमान खड़ा था, तभी निशा को डायरी के साथ और भी रद्दी बुक्स इत्यादि रद्दी वाले को देते हुए देखा। डायरी को देख अरमान सोचता है, शायद वो वही डायरी है जिसकी मुझे तलाश थी। अरमान दौड़ते हुए नीचे गया। निशा घर के अंदर आ चुकी थी। आप ऐसे कहाँ जा रहे हैं भागते हुए? कुछ नहीं भाभी, मॉर्निंग वॉक करने गार्डन में जा रहा हूँ।
अरमान गेट के पास पहुंचा, तब तक रद्दी वाला वहां से चला गया था। गेट के बाहर निकल कर देखा, कुछ दूर जाकर आसपास देखा, लेकिन रद्दी वाला नहीं दिखा। अरमान उदास चेहरे को लेकर वापस लौट रहा था। मेरे हाथ से वो डायरी निकल गई। एक डायरी उम्मीद थी जिससे मैं राज के बारे में जान सकता था, लेकिन वो डायरी भी नहीं रहा। अरमान अपना नीचे सिर झुकाए घर लौट रहा था। उसकी क्रम में एक आदमी से टकरा गया। माफ़ करना मुझे भाई, देखा नहीं मैंने इतना कहकर आगे निकल गया घर की तरफ। तभी वो आदमी अरमान को आवाज़ देता है, ओ भाई, मेरा सामान गिरा कर कहाँ चल दिए, मेरी मदद करो आप। अरमान पीछे मुड़कर देखा तो वही रद्दी वाला था। उस रद्दी वाले को देखकर अरमान बहुत खुश हुआ। दौड़ते हुए आकर रद्दी वाले को गले लगा लिया। रद्दी वाला, क्या कर रहे हो भाई, आप ठीक हो ना? अरे भाई छोड़ो, तुम मुझे भी जान लोगे क्या? ना कोई जान पहचान, हमारी भी गले लग जा रहे हो। अरमान भाई, आप नहीं जानते मेरी कितनी बड़ी मदद की। वो सब छोड़ो, मेरा सारा सामान गिरा दिया, मेरी मदद करो। अरमान, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? कैसी शर्त और क्यों? ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे ये चाहिए। डायरी उठाकर कहता है रद्दी वाला, ठीक है ले लेना, अब मेरी मदद करो। अरमान रद्दी वाले का सारा रद्दी उठाने में मदद करता है, फिर मुस्कुराते हुए घर जा पहुंचा। निशा और सिया से डायरी छुपा कर रखा। निशा आ गई घूमकर। जी भाभी, आप फ्रेश हो जाओ, आपको घर भी निकलना होगा ना? मम्मी जी का कॉल आया था, मैं नाश्ता लगाती हूँ, बस 5 मिनट भाभी, अभी आया मैं। अरमान नाश्ता करने वापस आया रेडी होकर। भाभी, आपको कल भाई फ़ोन या मैसेज किए थे? हाँ किए थे, लेकिन बस 2 मिनट चैट हुई। अरमान भाई ठीक तो है ना? निशा, मुझे पता नहीं अरमान जी, पूछ ही नहीं पाई मैं। सिया आई दी, किसकी बात हो रही है? निशा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। निशा, आप बैठ नाश्ता करो, जूस तो ज़रूर पीना पड़ेगा, समझी? अरमान भाभी, मेरा नाश्ता हो गया, अब मुझे निकलना चाहिए, जाने से पहले एक सेल्फी ले लूँ मैं। भाभी, अगर आपकी इजाज़त हो तो, वरना कोई बात नहीं। निशा, ठीक है ले लीजिए सेल्फी। अरमान, थैंक यू भाभी। अरमान घर जाने के लिए तैयार हो गया, बस निकलने वाला ही था। फिर उसे याद आया, मैंने तो वो डायरी गार्डन में ही छुपाया था, लेकिन लूँगा कैसे? मैं तो भाभी बाहर तक ज़रूर छोड़ने आएंगी मुझे। घर से बाहर धीरे धीरे निकल रहा था, सिया नहीं थी वहाँ। तभी अचानक अरमान के दिमाग में आइडिया आता है, भाभी आप सिया जी को भी बुला दीजिए ना, आप दोनों मुझे बाहर तक आती छोड़ने तो अच्छा लगता। निशा सिया को आवाज़ लगाती है, लेकिन सिया नहीं सुन पाती है, तो निशा उसके रूम में चली जाती है। अरमान को वक्त मिल जाता है और जल्दी से गार्डन जाकर वो डायरी लेकर छुपा लेता। तभी निशा और सिया दोनों आती। सिया, चलिए अब आप मिथिला के लिए प्रस्थान कीजिए, आपका बस इंतज़ार कर रहा होगा बस स्टॉप पर। अरमान, मुझे खुशी हुआ आप दोनों मुझे बाहर तक छोड़ने आई। अरमान सिया की तरफ देखते ही ऑटो में बैठा। ज़्यादा दूर नहीं हूँ मैं आपके अतीत से सिया जी, बहुत जल्द मैं आपकी सच्चाई जानकर रहूँगा। सोच ही रहा था, तब तक ऑटो वाला चल पड़ता है। सिया गेट के पास ही खड़ी थी। अरमान उसे देखते ही जा रहा था जब तक दिखी। अरमान घर पहुंचा, दरवाजे के पास खड़ा था, बार बार बेल बजा रहा था, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर से बेल बजाया, माँ को आवाज़ सुनाई दिया, आकर दरवाज़ा खोल देती है। अरमान, क्या माँ, कहाँ रह गई थी? कब से बेल बजाए जा रहा हूँ पर किसी ने नहीं सुना। रामू काका कहाँ गए? वो भी नहीं आए। माँ, उनकी बेटी की शादी है, गांव में तो वहीं गए हैं। कल सुबह हमें भी जाना है, शादी में शरीक होना है, और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना कि मुझे गांव नहीं पसंद। अरमान, माँ अभी अभी तो आया पटना से, आराम तो पहले करने दो। अगर शादी में गया तो डायरी कैसे पढ़ पाऊँगा? बहुत जल्दी है मुझे, बस अब और नहीं रुक जाएगा मुझसे, डायरी तो पढ़कर रहूँगा। खैर कल होने का इंतज़ार करते हैं, क्या करना है, अभी बहुत थक गया हूँ, सोया नहीं हूँ मैं 1-2 दिन से। रामू काका का कॉल आया गांव से अरमान के माँ के पास। उनसे बात करने के बाद अरमान की माँ, आज ही हमें निकलना होगा गांव। रामू काका, खैर बस तुम अपना सारा ज़रूरत की चीज़ें ले लो। अरमान, पर माँ इतनी जल्दी भी क्या है? अरमान का बिल्कुल मन नहीं था कि वो रामू काका के गांव जाए, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ये सोचते हुए अरमान अपना पैकिंग कर किया। डायरी कितना मुश्किल से तो ये हाथ लगा है। डायरी को देखते हुए अरमान उदासी भरी आवाज़ में कहता है,
अभी तक मुझे वक्त भी नहीं मिला कि डायरी को खोलकर पढूं या सुकून से इसे देखूं। ओ खुदा, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जब से भाभी के घर से आया हूँ मैं सिर्फ सिया के बारे में सोच रहा हूँ। कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिया से बस लगाव हो गया है मुझे, और कुछ भी नहीं। वो बीमार थी ना। अगर सिया के प्रति मेरा सिर्फ लगाव होता तो सिया के करीब रहने पर मुझे अजीब सी फीलिंग्स क्यों आती है? उसके लिए दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो जाती हैं। कहीं सच में मुझे प्यार तो नहीं हो नहीं गया सिया से? नहीं, ये सिर्फ मेरा भ्रम है। 2 से 3 दिन, ऐसा थोड़े होता है कि प्यार हो जाएगा मुझे सिया से। बस जब भी मैं अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचता हूँ फिर भी उसी का चेहरा सामने आया करता है। अरमान को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो परेशान था। सिया खुद सिया से जोड़कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। डायरी, आज क्या 5 से 6 दिन तो लग ही जाएंगे काका के गांव में। बारात तो 2 दिन बाद है, लेकिन माँ मुझसे आज क्यों ले जा रही? उदास होते हुए बोला। अरमान की पैकिंग हो गई तभी वहाँ उसकी माँ आती है। सब पैकिंग कर लिया ना? कोई चीज़ या सामान छूटा तो नहीं है? तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा कि तुम अपना सारा पैकिंग। खैर, ऑटो से वहाँ जाएंगे, मना मत करना, और वहाँ जाकर सबको परेशान नहीं करना। खासकर रामू काका की बेटी को तुम बहुत परेशान करते थे जब वो यहाँ आती थी। खैर, ऑटो गेट पर खड़ी है, अब वो बहुत बड़ी हो गई है। अरमान मुस्कुराते हुए कहा, आप चलो, मैं अभी आया। वहाँ से अरमान की माँ चली आई बाहर मेन गेट के पास गांव जाने के लिए। दूसरी तरफ अरमान को डायरी छोड़कर जाने का मन नहीं था। बाहर आया, गांव जाने के लिए ऑटो में ही बैठ रहा था तो अरमान को कुछ याद आया। माँ, 2 मिनट दो मुझे, मैं अभी आया। अब क्या छूट गया तेरा? गुस्से से बोलती है। अंदर जाकर डायरी को बैग में छुपाकर कपड़ों के साथ रख लिया। बाहर आया, अब चलो माँ। गुस्से से माँ बोली, कुछ और छूटा होगा, देख लो। एक तो रामू काका का कॉल पर बार बार आ रहा, ऊपर से तुम बहुत देर करवा रहे। अरमान, अब बस भी करो माँ। एक तो मुझे शादी जाने का मन नहीं था, ऊपर से भैया आप चलो, ऑटो स्टार्ट करो वरना मुझे। आप समझ सकते हो भाई, अरमान गुस्सा करते हुए कहा। माँ, जब हमारे घर में खुद की कार थी तो ऑटो से आने का ख्याल कैसे आया? माँ, कितना सवाल करते हो तुम। गांव पहुँचते ही तुम्हें सब पता चल जाएगा, अब शांति से बैठो तुम। अरमान हेडफोन अपने कानों में लगाया और लव सॉन्ग्स और रोमांटिक सॉन्ग सुनने लगा। मन ही मन ये सोच रहा था कि माँ के डांट से तो अच्छा है कि मैं ये गाने सुन लूँ। गांव बहुत दूर था। गाना सुनते सुनते पता ही नहीं चला अरमान कब सो गया। 2 से 3 दिन हो गए थे, अरमान सोया नहीं था। राज, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अरमान को ये ख्वाब आया जिसमें सिया अपने आँखों को बंद किए बेहोश पड़ी अरमान की बाहों में बोल रही थी। एक बार नहीं, उसे बहुत बार ये आवाज़ सपने में सुनाई दिया। अरमान गहरे नींदों में खोया था। उसकी आंखें अचानक खुल गई। फिर से ध्यान सिया की तरफ चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर बार हर पल सिया उस पुकार रही हो और उसके तरफ खींचा चला जाता हो। ना चाहते हुए भी अरमान सिया के बारे में सोचता रहा जब तक वो गांव नहीं पहुंचा। गांव जैसे ही पहुंचा, अरमान उसके ऑटो से एक फूलों के टोकरी लिए टकरा जाती है, रामू काका के घर के पास ही। अचानक ऑटो वाले ने ब्रेक लगाया। अरमान की अचानक नींद खुल गई। अरमान का ध्यान उस लड़की पर गया, पिंक कलर की साड़ी से लिपटी, बालों में गजरा लगाई, उसके ओंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थी। पिंक कलर की लंबे घने बाल थे उस लड़की की। जब वो डरी हुई अपने आंखों के बंद किए सामने की ओर खड़ी थी, शायद उसके हाथों में चोट लगी थी। अपने दूसरे हाथ से पहले हाथ को पकड़ी थी। उसके चेहरे पर बाल का एक लट उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। अरमान उस वक्त उसे देखता रहा। वो बहुत खूबसूरत थी और उतनी ही मासूम भी। उस वक्त अरमान को सिया को भी भूल गया, जिसके अतीत के बारे में जानने के लिए बेचैन था। अरमान उसे ऑटो में बैठा कर ही देखता रहा। एक पल के लिए भी अपने पलकों को नहीं झपकाया था। अरमान की माँ, ओह ये क्या होगा, बोलते हुए ऑटो से बाहर आई। उस लड़की को देखते ही अरमान के लिए पसंद कर ली। मेरी छोटी बहू यही बनेगी, मन में सोच रही थी। मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आपको कहीं लगी तो नहीं? वहाँ
एक्सीडेंट को देखकर बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। अरमान बस उसे देखे जा रहा था। उसे तो ये भी ध्यान नहीं था कि वो गांव आ चुका है। मन ही मन मुस्कुराते हुए अरमान कभी उसकी पिंक साड़ी की तारीफ करता तो कभी चेहरे पर गीले बाल के एक लट की तो कभी उसके ओंठ की। ऐसा लग रहा था उसे मानो अरमान को एक नई ख्यालों वाली दुनिया मिल गया हो। उस लड़की में अरमान को एक भी कमी नज़र नहीं आ रहा था। वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उस वक्त ना तो सिया याद आ रही और ना उसकी अतीत की डायरी। अरमान ऑटो से बाहर आओ। अरमान की माँ अरमान को आवाज़ लगा रही थी, गुस्से में, क्योंकि वो बहुत बार अरमान को आवाज़ दे चुकी थी, परंतु अरमान उस लड़की को देखे जा रहा था। बार बार आवाज़ लगाने पर भी अरमान ऑटो से बाहर नहीं निकल कर आया। माँ बहुत गुस्से में ऑटो के दरवाजे के पास खड़ी हुई। दरवाज़ा खोल अरमान को आवाज़ दी, लेकिन अरमान सुना नहीं। उसकी माँ गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ लगाती है। अरमान का ध्यान हटा। माँ, तुझे कब से आवाज़ दे रही हूँ, अरमान नीचे आओ, ऑटो से हम गांव पहुँच चुके हैं, गुस्से में बोली। ये ऑटो वाला भी कब से आवाज़ दे रहा, भाई आप नीचे उतरो, लेकिन तुम तो किसी और दुनिया में खो गए हो, अरमान सही बोली माँ, खोया ही था। उस माँ अरमान पर चिल्लाते हुए, माँ ये क्या दिन में ही बड़बड़ा रहे हो। कुछ नहीं माँ, अरमान मायूस होकर बोलता है, बस आपको तो मुझे डांटना है। फिर से आगे की ओर देखते हुए बोला, वो पिंक साड़ी वाली दिख नहीं रही, कहाँ चली गई। अभी तो यहीं थी, पर कहाँ नज़रों से ओझल हो गई। ये माँ भी ना हमेशा गलत वक्त पर ही मुझे डांटती है। माँ, अब तुम बाहर निकल कर भी आओगे या खींच कर बाहर निकाल लूँ। अरमान, नहीं मैं खुद आता हूँ बाहर। जैसे ही ऑटो से बाहर निकल कर अरमान आया, वैसे ही रामू काका वहाँ आते हैं। रामू काका, मालकिन आप अंदर तो चलिए, मेरे छोटे से मकान में सामान लेकर मैं और अरमान बेटा आए। आप दोनों आए ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरमान की माँ, मेरी खुद की बेटी ना हो भले ही ज्योति, पर उसे कभी कोई कमी नहीं होने दी। मैं ज्योति को अपने बेटी से बढ़कर प्यार करती हूँ, आप तो जानते ही हो। जी मालकिन, रामू काका मुस्कुराते हुए बोले। अब अंदर चलिए। अरमान की माँ, आप मुझे ज्योति के बुआ समझकर बोलिए, यूँ मुझे बार बार मालकिन कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो और मैं आपको अपने परिवार का सदस्य मानती हूँ। कितना बार आपसे बोली हूँ मुझे मालकिन मत कहिए, फिर भी आप नहीं मानते हो। लेकिन आप कहाँ मानने वाले हो, कम से कम यहाँ तो मत मालकिन बोलिए, वरना मैं गुस्सा होकर चली जाऊँगी। मैं इस शादी में शरीक होने सिर्फ आपके ज्योति के लिए आई हूँ। वो तो मुझे बचपन से ही बुरा बुलाती है, पर आप अभी भी खैर, आप मुझे मालकिन नहीं बुलाओगे, समझे भैया। रामू काका के आंखों में आंसू आ गया। आंखों में आंसू ले मुस्कुराते हुए बोले, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे बड़ा भाई होने का दर्जा दिया। आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा मैं। रामू काका को किसी ने कुछ काम से बुला लिया और अरमान की माँ घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ अरमान घर के अंदर जाकर उस लड़की पिंक साड़ी वाली को ढूंढ रहा था। ज्योति को पता चला कि उषा आंटी अरमान की माँ, वो दौड़ती हुई आई और गले से लिपट जाती है। ज्योति की आंखों में आंसू थे। लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोली, बुआ आप आ गई। निशान भैया नहीं आए और अंकल आए हैं। वो बंदर अरमान आया है, इतना बोल हंसने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आए, हाँ बंदरिया आया हूँ तेरी शादी में, और मैं ना आऊँ ऐसा हो सकता है कभी। आखिर बार तुमसे लड़ने आया हूँ, अरमान हंसते हुए बोला। ज्योति, देखो ना बुआ, ये मुझे आज भी बंदरिया बोल रहा है। कल शादी भी है, फिर भी ऐसा लगता है कि ये मुझे शादी के बाद भी बंदरिया बोलेगा। हाँ हाँ, तुझे तो मैं रोज़ कॉल कर तेरे ये जी वो जी के सामने भी बंदरिया बोलूँगा। कुछ देर दोनों के बीच ऐसे ही बातें चलती हैं, फिर ओहो, तुम दोनों अब चुप करोगे, मेरे सिर में दर्द होने लगा, अरमान की माँ बोली। ज्योति हंसते हुए कहती है, बुआ आप इसकी भी शादी करवा दो किसी बंदरिया से। इतना बोल वहाँ से दौड़ते हुए भागी, क्योंकि उसे किसी ने बुलाया था। पापा नहीं आए अभी तक, अरमान से माँ ने अरमान से कहा, कहता है, और पापा के पास कॉल किया, लेकिन कॉल नॉट रीचेबल बताया। अरमान को लड़की फिर दिखी। अरमान उसकी तरफ खींचा चला गया। उसकी माँ आवाज़ लगाती रही, लेकिन उस लड़की के पीछे पीछे चल रहा था। मन ही मन, क्या लड़की है ये, कि जितनी भी देखूं इसे, बस दिल करता इसे देखता ही रहूं। ये साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है।
अरमान सिया को बिल्कुल भूल चुका था। दूसरी ओर अमित निशान बनकर निशा को फिर कॉल किया। आधी रात को अच्छे से बात नहीं हो पाई थी। अमित ना चाहते हुए भी मुझे निशान बनकर बातें करना पड़ रहा। सिर्फ बहुत लोगों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, इसलिए अमित सारी बातें निशान को बता दिया करता था। निशा से बात भी वो निशान के मर्जी से कर रहा था, लेकिन निशा को दोनों में से किसी ने नहीं देखा था। निशान की मम्मी जब निशा की फ़ोटो भेजी थी तब व्हाट्सएप पर डाउनलोड नहीं हुआ था नेट प्रॉब्लम की वजह से, और उसके दिन व्हाट्सएप ऐप से सारे कुछ से मीडिया फाइल से डिलीट हो गया, चल भी नहीं रहा था, तो व्हाट्सएप ऐप को अनलिस्टेड करना पड़ा था। डर रहा था अमित, फिर भी निशा को कॉल किया क्योंकि उसकी मजबूरी थी। निशा भी नानी के जाने के बाद सदमे से गुजर रही थी, ऊपर से सिया को लेकर परेशान भी थी। अमित का कॉल निशा की जगह सिया रिसीव की। सिया सिर्फ हेलो ही बोली थी। अमित घबरा रहा था, जिसकी वजह से वो आवाज़ पहचान नहीं पाया। आप कैसी हो? सिया जवाब देती है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सिया भी पूछ लेती है। बहुत प्यार से बोला अमित, मैं ठीक हूँ, बस आप अपना ख्याल नहीं रखती। ऐसा क्यों करती? जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। भला ये लाइन अरमान भी एक बार सिया को बोला था। सिया पूछती, आप अरमान? इतना ही आवाज़ अमित को सुनाई पड़ा। अमित, जी हाँ, क्या? सिया को बस इतना ही सुनाई दिया। सिया को यकीन हो गया कि अरमान से ही बात कर रही है। निशा घर से बाहर थी, मेडिकल शॉप गई थी सिया के लिए दवा लाने। दवा खत्म हो गया था। निशा और सिया का फ़ोन बिल्कुल सेम था, इसलिए पता नहीं चला कि फ़ोन चेंज हो गया था। बात करते करते समय का पता नहीं चला कब 3-4 घंटे बीत गए। निशा घर आते आते बोली कि सिया कहाँ हो तुम? सिया आई, ये लो तुम्हारी मेडिसिन, टाइम से खा लेना। अब सिया आज काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। क्या बात है सिया, आज खुश लग रही हो? कुछ नहीं दी, बस एक कॉमेडी देखी थी। तो खैर, आप चाय पियोगी? अदरक वाली? निशा, हाँ बना दो। सिया, थोड़ा अदरक ज़्यादा डालना, सिर भी दुख रहा है। सिया चली गई किचन में। निशा लिविंग रूम में बैठी थी। पापा का कॉल आया। बेटा, तुम दोनों अपनी पैकिंग कर लो, तुम्हारी दोस्त कॉल की थी कल ही, पर मैं भूल गया था और तुम्हारा कॉल नहीं लगा था। कितने दिन से लगा रही थी? निशा, पापा कौन दोस्त की थी? वो अपना नाम ज्योति बता रही थी। निशा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा वो, उसके पास तो मेरा पुराना वाला नंबर था, वो तो कब का बदल ही दी। आप मुझे नंबर सेंड कर दीजिए, मैं बात कर लेती हूँ अभी। बेटा, आज उसकी मेहंदी है, मेरी मानो तो तुम दोनों वहाँ चली जाओ, थोड़ा तुम लोगों का भी मन लग जाएगा। अच्छा, अब मैं रखता हूँ, काफ़ी सारा यहाँ काम पड़ा है, ख्याल रखना पापा आप। निशा प्यार से बोली। निशा को उसके पापा ज्योति का नंबर दे देते हैं और साथ में एक मैसेज भी, कॉल ज़रूर से कर लेना। निशा, ज्योति बोली है क्योंकि उसकी शादी गांव से हो रही है, तो तुम एक बार कर लेना कॉल। दूसरी तरफ ज्योति के घर मेहंदी की तैयारी चल रही थी। गांव के आसपास के लोग भी आ रहे थे, खासकर लड़कियां और महिलाएं शामिल हो रही थी। मेहंदी का फंक्शन था तो जाहिर सी बात है कि वहाँ लड़कियों का भीड़ होगा। वैसे भी शादी विवाह के घर में भीड़ तो होती ही है। उषा देवी, रामू काका से आप मुझे आज ही इतनी जल्दी में क्यों बुला लिए? कोई खास वजह या कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो आप बताइए मुझे। वैसे भी मैं यहाँ ज्योति के बुआ के हैसियत से आई हूँ और मुझे ज्योति के बुआ होने का फ़र्ज भी निभाना है। रामू काका घबराते हुए बोले, जी आप घबराइए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उषा देवी समझ जाती है कि कोई ना कोई परेशानी है और रामू काका बता नहीं रहे हैं। फिर से उषा देवी पूछी, आप मुझे अपनी परेशानी तो बताइए, आपको भाई बोला है, क्या मुझे मौका नहीं दोगे एक बहन का फ़र्ज निभाने का? ये सुनकर रामू काका की आंखें नम हो गई। उषा देवी उनके आंसू पोंछते हुए बोली, अब अपनी परेशानी बताइए, मुझे कुछ पैसों की, इतना ही बोले थे। उषा देवी, बस इससे आगे आप कुछ नहीं कहना, मैं समझ गई। आपको जितना चाहिए मैं पैसे दूंगी खर्च के लिए, बस आप शादी की शहनाई बजने की तैयारी करो। लेकिन उषा देवी को अंदेशा था कि रामू काका और कुछ छुपा रहे हैं। उनसे पूछती कुछ उससे पहले अरमान के पापा आ जाते हैं। ज्योति को किसी ने कहा कि शर्मा अंकल आ गए हैं। ज्योति ये सुनकर काफ़ी खुश हुई और दौड़ते हुए पास आ गई और शर्मा अंकल के गले लग गई। इतनी देर क्यों किया आपने? थोड़े से नखरे दिखाते हुए बोले। अंकल मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, तुम तो जानती हो ना अपने अंकल को कितना व्यस्त रहते हैं, फिर भी देखो तुम्हारी खुशी के लिए मैं यहाँ आ गया।
ज्योति के आंखों में आंसू थे और लबों पर मुस्कान थी। उस वक्त ज्योति काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और अपने शर्मा अंकल से बोली, इसलिए मैं कहती हूँ ना, मेरे माँ पापा दो हैं, एक वो जिन्होंने मुझे जन्म दिया और दूसरे आप दोनों। मैंने माँ पापा से बोली हूँ कि मेरा कन्यादान आप भी करोगे। अरमान के मम्मी पापा दोनों मुस्कुराते हुए ज्योति को गले लगाते हैं और उषा देवी ज्योति के माथे को चूम लेती है और मुस्कुराते हुए बोली, देखो जी, लगता है हमारी ज्योति विदाई के दिन नहीं रोने वाली है। सारा आंसू तो लगता है आज ही बहा देगी। ज्योति हंस दी। क्या बुआ, आप भी ना? ज्योति, बुआ पापा बता रहे थे कि निशान भैया की आपने शादी फिक्स कर दी है। शर्मा अंकल, बेटा तुमने ठीक सुना है। लड़की कौन है? उषा देवी, शादी जब होगी ना आकर देख लेना, अभी नहीं बताओगे। आप दोनों, अरमान की माँ बहुत खूबसूरत है, वो बहुत प्यारी भी है, बहुत पढ़ी लिखी भी है। ज्योति, कोई फ़ोटो नहीं है, दिखाओ ना आप। बुआ, हाँ है ना फ़ोटो, अभी दिखाती हूँ। उषा देवी फ़ोटो ढूंढने लगी फ़ोन में। तब तक ज्योति को किसी ने कहा, ज्योति तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। बुआ 1 मिनट में आ गई, शायद मेहंदी वाली कॉल की होगी। सिया शादी में जाने से इनकार कर देती है। मेरा मन बिल्कुल नहीं है शादी में शरीक होने का। दी, ठीक है मत जाओ। और क्या मैं मना कर देती हूँ कॉल करके? ज्योति को भी, नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी मेहंदी के फंक्शन में, और सॉरी भी बोल दूँगी। ज्योति को मैं 10वीं कक्षा से ही जानती हूँ, फिर भी वो अपने किसी बुआ के घर रहकर पढ़ने लगी थी। फिर हम लोग यहाँ आ गए पटना में। उसकी वो अपनी बुआ नहीं थी, फिर भी बहुत प्यार करती थी और ज्योति को पढ़ाती थी। मैं ज्योति से प्रॉमिस की थी कि तेरे शादी में ज़रूर आऊँगी और मैं खुद तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाऊँगी। मेरी कोई छोटी बहन नहीं थी ना, इसलिए उससे ज़्यादा जुड़ी थी। सिया, तो मैं क्या आपकी बहन नहीं हो? ऐसा मैंने कहा तुमसे सिया, निशा मन में सोचते हैं। तुम सच में मेरी बहन नहीं हो तो अब इस ज्योति से मिलना पड़ेगा मुझे, जिसने मेरी जगह ली है। मैं चलने के लिए तैयार हूँ शादी में। निशा बहुत खुश हुई कि चलो सिया वहाँ जाकर अच्छा महसूस करेगी। शाम होने में अभी काफ़ी समय था। निशा, सिया चलो मार्केट चलते हैं, आज मेहंदी है, उसके लिए शॉपिंग कर लेते हैं और शादी के लिए भी तो चाहिए कुछ ड्रेस। सिया दी, पहले पैकिंग कर लिया जाए और मार्केट से आने के बाद सिर्फ कपड़े रखने होंगे। निशा, ये भी अच्छा रहेगा। दोनों बहनें बहुत खुश नज़र आ रही थी। निशा ज्योति के कल कॉल कर गांव का पता पूछ ली। माफ़ करना ज्योति, मैं नहीं आ पाऊँगी। ऐसा निशा कॉल पर बोली। ज्योति भारी आवाज़ में बोली, शायद उसके आंखों में पानी आ गए थे। ज्योति निशा से बहुत कनेक्ट थी क्योंकि निशा उसे पढ़ाती थी, बिल्कुल एक छोटी बहन की तरह। निशा साइड में जाकर बोली कि सिया भी मेरे साथ आएगी तो प्लीज़ तुम कुछ मत उससे बोलना या कुछ पूछना, समझी? पिछले दिनों की बात उसे याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा तो और कोई जानता भी नहीं होगा मुझे या सिया को। तो तुम वहाँ सिया को मेरी छोटी बहन बोलकर सबसे मिलवाना। ज्योति, इसका मतलब तुम आओगी, तुम टेंशन ना लो, कुछ पता नहीं चलेगा कि सिया तुम्हारी कौन लगेगी। अच्छा, मिलते हैं शाम को तेरे घर पर, समझी? ज्योति खुश हो गई कि निशा आ रही उसकी शादी में। दूसरी तरफ अरमान उस पिंक साड़ी वाली के पीछे पीछे चल रहा था। अरमान की माँ शर्मा जी से कहती है, वो सामने देखिए जी, उस लड़की को कैसी है? शर्मा जी, बेहद खूबसूरत है और प्यारी भी, मैंने अरमान के लिए उसे चुना है। उन दोनों की जोड़ी कैसे लगेगी? शर्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, जब आपको वो लड़की पसंद आ ही गई है तो मैं अब क्या कर सकता, जो आपकी पसंद वही हम सब की। अरमान भी उस लड़की को पसंद करने लगा है, जब से आया है बस उसी लड़की के आसपास नजर आ रहा है। अरमान, यहाँ आओ, शर्मा जी बुलाए। अरमान पापा को देखकर मुस्कुराने लगा और पास आकर कहा, पापा आप कब आए? शर्मा जी, जब तुम उस लड़की को देखते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दोनों हंसने लगे। अरमान अपने सिर के ऊपर बालों पर हाथ फेरने लगा। अरमान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसकी माँ, क्या वो तुम्हें पसंद है? अरमान मुस्कुराते हुए हामी भर दिया। शर्मा जी, उसकी परिवार वालों से पहले बात करनी होगी और मुझे यकीन है कि रिश्ता ठुकराएंगे नहीं। मेरा बेटा भी तो स्मार्ट और होनहार है। अरमान शर्मा कर वहाँ से चला गया। सुनिए जी, इस लड़की को बुलाकर इससे कुछ पूछने क्या? शर्मा जी, क्या ये ठीक रहेगा? आप रुकिए, मैं उसे बुला रही हूँ। पिंक साड़ी वाली लड़की को उषा देवी आवाज़ दी। बेटा सुनो, तुम वो लड़की आ गई
उषा देवी मुस्कुराते हुए बोली, क्या मुझे पानी लाकर दोगी बेटा एक गिलास? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं आंटी जी, अभी लेकर आती हूँ, मगर आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। बस यूं गई और यूं आई। कुछ देर बाद वो लड़की पानी लेकर आई। ये लीजिए आंटी जी पानी, अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा मुझे अभी बहुत सारा काम है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उषा देवी पूछ डाली। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए बोली, जी आंटी मेरा नाम खुशी है। और वो वहाँ से चली गई। निशा और सिया की शॉपिंग हो चुकी थी। अब वो घर भी आ गई थी। सिया थोड़ी खोई खोई सी थी और खुश भी। शायद उस कॉल की वजह से सिया अरमान समझकर अमित से बात की। सिया का अरमान के प्रति रवैया बदलने लगा, लेकिन सिया अरमान से प्यार करने लगी थी। ये कहना अभी गलत होगा, बस अभी अरमान को अच्छा समझने लगी थी। दोनों तैयार होकर ज्योति के गांव निकल गए। कार रास्ते में ही खराब हो गई। अब अंधेरा भी छाने लगा था। निशा ज्योति को कॉल की और सारी बातें बताई। ज्योति बोली, तुम जहाँ हो वहीं रहना, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं किसी को भेज रही हूँ। ज्योति के घर आए मेहमानों में से एक लड़का जिसका नाम सागर था, वो ज्योति का भाई लगता था। ज्योति ने उसी को भेजा। सागर गया हाईवे पर। कार खराब हो गई थी, वहीं दोनों खड़ी थी। सागर अपने साथ एक और बाइक वालों को ले गया था। सागर पास आकर बाइक लगा दिया। सिया दूसरी तरफ मुंह कर आसमां को देख रही थी। सागर, हेलो मैम, आप लोग पटना से आ रही हो? निशा, हाँ ज्योति, निशा ही बताई थी। आप निशा हो? जी हाँ, हम दोनों आ रहे हैं पटना से, और मैं ही निशा हूँ। चलिए घर चलते हैं, मुझे ज्योति ने कहा है आप दोनों को लेकर आने के लिए। कार की फिक्र मत कीजिए, सही सलामत घर पहुँच जाएगी ठीक होकर। कार से सारा सामान निकालकर सागर के दोस्त के बाइक पर निशा बैठ गई। निशा आवाज़ दी सिया को, चलो घर नहीं चलना है? सिया, हाँ दी, चलना है घर। इतना बोलते हुए सिया निशा की तरफ मुंह की। सागर सिया को उस वक्त बस देखता रहा। उसे सिया बहुत अच्छी लगी। सिया सागर के पीछे उसके बाइक पर बैठ भी गई और सागर को पता भी नहीं चला। जी चलिए, लेकिन सागर कहीं खोया था। सिया बाइक से नीचे उतर गई और बोली गुस्सा करते हुए, आपको इस हाईवे में ही रहना है? दी उतनी दूर चली गई। सागर, ओ माफ़ कीजिए, मुझे कहीं और खो गया था। सिया, वो तो मुझे दिख ही रहा है। इतना बोल बाइक पर बैठ गई। अब चलिए। सागर मन ही मन, हाय कितनी प्यारी है ये। सिया को बाइक के आईने में बार बार देख रहा था। सिया बस खुली हवाओं में खुद को पाकर बहुत खुश थी। अपने दोनों हाथों को खोलकर आसमां को देख रही थी। निशा जिस बाइक पर बैठी थी रास्ते में खराब हो गई। सागर, क्या हुआ प्रदीप तेरे बाइक को? भाई तू जा, फिर वापस आना। सिया, आज का दिन ही खराब है। सिया बस घर पहुंचने वाली थी, उससे पहले अरमान दिखा। सिया मन में अरमान अब तो मुझे खुले आंखों से भी दिखने लगा। शायद मेरा भ्रम ये भ्रम होगा। ये सोचकर सिया उस बात को भुला सके। सागर सिया को पिछले दरवाजे से घर के अंदर छोड़ चला जाता है। सिया को लाने ज्योति के पास ना जाकर सिया वहीं गेट के पास खड़ी रहती है। निशा का इंतजार करती है। लगभग 20 मिनट गुजर गए, लेकिन निशा अभी तक नहीं आई। ज्योति, अब कुछ देर बाद मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन निशा और सिया दोनों आई नहीं। अभी तक कहाँ रह गए दोनों, मन में सोच रही थी। तभी निशा का कॉल आया ज्योति को, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ज्योति, लेकिन सिया घर पहुँच गई है तो तुम उसे अपने पास ही रहने के लिए बोलना। ज्योति गुस्से में, अरे यार कहाँ रह गई तुम, तुम्हारे बिना अभी तक मैं तैयार नहीं हूँ। निशा, सिया को बोलना, बहुत अच्छे से तैयार कर देगी तुम्हें, अभी आने दे घर तो सारी बातें बताती हूँ, मैं अभी रखती हूँ। ज्योति बाहर निकलकर सिया को ढूंढती है, पर सिया नहीं दिखती, क्योंकि सिया पिछले दरवाजे के पास ही खड़ी थी। ज्योति सबसे पूछती है कि अभी एक लड़की आई है जो मेरी दोस्त की बहन है, कोई बता सकते हैं वो कहाँ है? फिर ज्योति को किसी ने कहा पिछले दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी है काफ़ी देर से, कहीं वही तो नहीं है? ज्योति पिछले दरवाजे के पास जाती है, पर उसे उसकी माँ बीच में रोक ली और बोली कि मेहंदी लगाने वाली आ गई हैं, तुम्हें बुला रही हैं। ज्योति, आप चलिए, मैं 2 मिनट में आई। माँ तुम कहाँ जा रही हो? और ये क्या, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हो? वो गुस्से में बोलती है, पर ज्योति उनकी बात को अनसुना कर दरवाजे की तरफ भागती है। सिया वहीं खड़ी निशा का इंतजार ही कर रही थी। पिछले वाले दरवाजे के बाहर लाइट्स अभी और लगनी थी। अरमान की ये जिम्मेदारी मिली थी कि लाइट्स
खुद के मौजूदगी में लगवाए। अरमान भी उसी दरवाजे की तरफ जा रहा था और सिया भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अरमान से पहले ज्योति वहां पहुंच जाती है और सिया को अंदर लेकर आती है। अरमान सिया एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं क्योंकि उस तरफ काफ़ी अंधेरा था, लेकिन जब सिया ज्योति के साथ अंदर आ रही थी तब उसका हाथ अरमान से टकरा गया। अरमान वहीं खड़ा हो गया और ज्योति पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ से जाते हुए सिर्फ ज्योति दिखाई देती है, सिया नहीं। अरमान, मुझे ऐसा क्यों एहसास हुआ जैसे यहाँ सिया थी। अरमान के दिल और दिमाग में सिया फिर से याद आने लगी। मैंने वो डायरी भी नहीं पढ़ा अभी तक, अरमान सोचते हुए बोलता है खुद से, लेकिन मुझे सिया है यही कहीं मेरे आसपास, मगर नज़र नहीं आ रही है मुझे वो। अरमान को ढूंढते हुए वहाँ खुशी आ गई, लेकिन अरमान को यह एहसास नहीं हुआ कि खुशी उसके पास है, वो कहीं खोया हुआ था। खुशी अरमान जी आवाज़ लगाती है, लेकिन अरमान कुछ नहीं बोलता है। खुशी गुस्से में आकर अरमान पर चिल्लाते हुए बोली, ध्यान कहाँ है आपका, कब से आवाज़ लगा रही हूँ लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो, मैं कैसी लग रही हूँ। खुशी मुस्कुराते हुए बोली, पर अरमान उसके तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है। अरमान के मन में एक अजीब सा सवाल चल रहा था, शादी तो मैं खुशी से करना चाहता हूँ, पर अचानक मुझे सिया की बहुत याद क्यों आ रही है। उसका नाम लेने से मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाता है, धड़कनें भी बहुत तेज़ धड़कने लगती है। सिया ना होते हुए भी मेरे एहसासों में शामिल रहती है। वो खुशी के साथ रह कर भी नहीं मिलता, पर मैं तो प्यार खुशी जी से करता हूँ और मेरे मम्मी पापा को पसंद भी है वो। मम्मी तो बोल रही थी कि खुशी के मम्मी से हमारी शादी की बात करेगी। खुशी बहुत सुंदर है, इसके आगे सिया कुछ भी नहीं है। सिया के लिए मेरे दिल में प्यार जैसा कोई बात नहीं है, पर हाँ उससे हमदर्दी ज़रूर है। अरमान खोया रहता है, खुद से बातें कर रहा होता है। खुशी एक बार बोली, अरमान जी मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। अरमान बिना देखे खुशी से कहा। ये बात खुशी को अच्छी नहीं लगी और वो वहाँ से चली गई। लाइट्स ठीक लगवा अरमान पिछले दरवाजे पर से चला गया। अरमान को किसी ने कहा उसकी मम्मी पापा बुला रहे हैं। अरमान पास जाकर बोला, आप लोग मुझे बुला रहे थे। मम्मी पापा दोनों परेशान दिख रहे थे। अरमान पूछा कि क्या बात हुआ, आप लोग सामान पैकिंग कर कहाँ चल दिए, आज तो मेहंदी है और आप लोग। मम्मी यहाँ कैसे भी तुम सबको समझा देना, अभी बहुत ज़रूरी है हम दोनों का जाना, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। शादी के दिन हम लोग आएंगे, बस तुम इतना करना, मेरे ना होने का एहसास किसी को होने मत देना, समझे। अभी हम लोग निकलते हैं। अरमान, ठीक है जाइए आप लोग, वजह भी नहीं बता रहे हैं, उदास भरी आवाज़ में कहा। अरमान की मम्मी पापा ज्योति के घर से निकल गए मिथिला जाने के लिए। अरमान उदास हो गया और घर के अंदर जा रहा था कि उसका ध्यान ऊपर वाले रूम की खिड़की के पास गया, जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थीं। शायद वो रूम ज्योति का था। सिया खिड़की के पास ही थी, ज्योति को तैयार कर रही थी। अरमान की नज़र सिया पर गई। अरमान नज़र हटाकर दोबारा ऊपर देखा तो वहाँ सिया की जगह दूसरी लड़की थी। अरमान सोचते हुए मन में बोला, आज मुझे हर जगह सिया ही क्यों दिख रही है। कभी अंधेरों में उसका होने का एहसास तो कभी हकीकत में दिख जा रही है। आखिर क्यों हो रहा है मेरे साथ, कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ मैं सिया के बारे में। मैं निशा आई करीब 2 घंटे के बाद। ज्योति, निशा कहाँ रह गई थी तुम। यार तुम भी हद करती हो निशा, वो कार तो ख़राब हो ही गई थी, लेकिन तुम जिसे भेजी थी ना उसका बाइक भी ख़राब हो गया। निशा इतना ही बोली थी, तब ज्योति हंसते हुए बोली कि तुम अपनी कहानी रात को सुना देना, मेरा मतलब सुनाने की ज़रूरत भी नहीं, सब पता है मुझे क्या हुआ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। निशा ज्योति को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली। काला टीका लगाते हुए निशा बोली, किसी की नज़र ना लगे चांद से दुल्हन को। ज्योति के कान के पास टीका लगाते हुए बोली, अच्छा मैं तो तैयार हो गई, अब तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, समझी। निशा और सिया दोनों भी तैयार हो गई थी। सिया आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, जो देखे सिया को बस देखता ही रह जाए। हरे रंग की लहंगा और पिंक कलर की उस पर दुपट्टा बेहद खूबसूरत लग रहा था, मानो चांद से कोई परी जमी पर उतर आई हो। अरमान कुछ लड़कियों के मुंह से बात करते हुए सुना। नाम तो उसका सही से पता नहीं है, पर उसके माथे की बिंदिया लाल रंग की उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। हरे रंग की चूड़ियाँ जो देखे उस लड़की को पसंद कर ले, और तो और उसके लंबे घने सुनहरे रंग के बालों में गजरा सफ़ेद रंग की, अब क्या कहें उस पर कि कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।